शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान 13 करोड़ रुपए में एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदती हैं, खुद को एक फार्मर बताकर। और ऐसे कई अमीर लोग हैं जो खुद को किसान बताकर 100 करोड़ की एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स नहीं पे करते। इंडिया में एक मिडिल क्लास टैक्स पेयर जो साल के 10 लाख रुपए कमाता है, उसकी 30 से 40% सैलरी तो टैक्सेस देने में ही चली जाती है। यानी कि साल के 12 में से 5 महीने सभी मिडिल क्लास लोग अपने लिए नहीं बल्कि फ्री की चैरिटी के लिए काम करते हैं, ताकि वो सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे कर सके। और बाकी के जो 7 महीने हैं उसी से उन्हें अपना घर चलाना पड़ता है। अब हम में से कई लोग बोलेंगे कि मिडिल क्लास है कौन। देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो लोग 2 लाख से 10 लाख रुपए साल के कमाते हैं वो मिडिल क्लास लोग हैं। मतलब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग महीने के जो लोग 17,000 से 80,000 रुपए कमा लेते हैं वो इंडिया में मिडिल क्लास हैं। अब इमेजिन कीजिए कि 2 मिडिल क्लास फ्रेंड्स एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। इनमें से एक आप हैं जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आते हैं और आगे चलकर भी इंजीनियर बनते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपको इस मिडिल क्लास ब्रैकेट की सबसे हाईएस्ट सैलरी मिलती है, यानी 80,000 रुपए पर मंथ। आप बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि 60 बच्चों की क्लास में आपका एक और फ्रेंड जिसकी पोजीशन 60th आती थी वो दुबई चला गया और वहां पर ड्राइवर लग गया। अब उसकी सैलरी भी 80,000 रुपए के करीब है। और ये दुबई में बहुत ही कॉमन बात है, क्योंकि यहाँ पर फेसबुक इंडिया के फॉर्मर हेड उमंग बेदी जी कह रहे हैं, But my driver left to Dubai because he got a job there, and I couldn't afford to pay him what he was getting there. How much do drivers, just out of curiosity, get paid in Dubai? So he was making over 1.5 lakhs. बट आपकी लाइफस्टाइल और उसकी लाइफस्टाइल एकदम अलग होगी। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि आप दोनों को टैक्सेस डिफरेंट रेट से लगेंगे। इसे समझने के लिए हम आपके और आपके फ्रेंड की सैलरी और टैक्सेस को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस वेबसाइट पे जाते हैं और आपकी 10 लाख की इनकम को एंटर करें तो गवर्नमेंट की ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद भी इसमें आपको टोटल 1,06,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब महीने के अराउंड 9,000 रुपए, यानी आपको 80,000 पर मंथ की सैलरी का 10% हर महीने सरकार को देना पड़ेगा और आपके हाथ में बचेंगे 71,000 रुपीज। वहीं अगर आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि दुबई और यूए की गवर्नमेंट में कोई इनकम टैक्स नहीं है, यानी आपके फ्रेंड के पास पूरे 80,000 रुपए बचेंगे। ऑल्दो वहां पर रहने का खर्चा ज्यादा है, बट बात यह है कि स्कूल और कॉलेज में आप तो टॉपर थे और वो 60th नंबर पे था। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। अब हम बात करते हैं इंडियन मिडिल क्लास के 2 इंपॉर्टेंट खर्चों की, जिसमें पहला है घर। अगर आप एक नॉर्मल 50 लाख का फ्लैट भी खरीदना चाहते हैं तो भी इसमें आपको 5 से 7% की स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, 5% जीएसटी भी आपको इसमें पे करना पड़ेगा, यानी एडिशनल 6 लाख रुपए आपको एज अ टैक्स पे करने पड़ेंगे। और इस एडिशनल 6 लाख को पे करने के लिए हमें 5 साल तक हर महीने 10,000 रुपए सेव करने होंगे। इसके बाद आता है दूसरा मेन खर्चा, जो कि है कार। बट इसकी कैलकुलेशन सुनकर आप शॉक में जाने वाले हो, क्योंकि क्या आपको पता है कि 15 लाख की कार के ऊपर गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 19 लाख रुपए का टैक्स हमसे लेती है। फॉर एग्जांपल, इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम 30% के इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 15 लाख की एक कार खरीदने के लिए हमें पहले 21 लाख रुपए अर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि इस 21 लाख में ही तो 6 लाख रुपए हमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तभी हम 15 लाख रुपए कमा पाएंगे। इससे ज्यादा शॉकिंग बात तो यह है कि कार शोरूम वाले आपसे तो 15 लाख रुपए ले रहे हैं, लेकिन इस 15 लाख रुपए में वो 5 लाख रुपए टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस कार को अगर आप पूरे लाइफ टाइम में 1 लाख किलोमीटर भी चलाते हो तो उसमें पेट्रोल और डीजल भरने की कॉस्ट ऑलमोस्ट 5 से 7 लाख रुपए आएगी। अब ये 5 से 7.5 लाख रुपए कमाने के लिए भी आपको 11 लाख रुपए अर्न करने पड़ेंगे, ताकि इनकम टैक्स काटने के बाद हमारे पास 7.5 लाख रुपए बच पाए। और इससे भी फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि जो 7.5 लाख रुपए का आपने पेट्रोल भरा है 1 लाख किलोमीटर चलाने के लिए, उसमें भी 4 लाख रुपए सरकार टैक्सेस ले रही है। यानी प्राइस टैग पर तो कार की कीमत 15 लाख रुपीस है, बट हमारे लिए अगर इस कार को 1 लाख किलोमीटर चलाना है तो इसकी कॉस्ट 29 लाख रुपए पड़ रही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें करनी बहुत जरूरी है, और वो है अपनी फैमिली को सिक्योर रखना, स्पेशली उस टाइम पर जब अनफॉर्चुनेटली हम उनके साथ नहीं हैं। और हम ये कर सकते हैं टर्म इंश्योरेंस की मदद से। मैक्स टर्म लाइफ इंश्योरेंस से 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस हम सिर्फ 700 रुपए पर मंथ पेमेंट से ले सकते हैं। और अगर हम अर्ली एजेस में हैं तो 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस हमें 1046 रुपीज पर मंथ में मिल सकता है। एज पर IRDAI's रिपोर्ट ऑफ 22-23, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हैज द हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो, which is 99.51%.
जब भी हम टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं तो हम उसके साथ एडिशनल राइडर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल कवर, परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, क्रिटिकल इलनेस प्रोटेक्शन, ताकि हमारी फैमिली को सिर्फ डेथ के टाइम ही नहीं बट ऐसे केसेस में भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल सके जब आप काम नहीं कर पा रहे हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हाउस वाइफ्स को भी टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देता है जिनके पास अपने हस्बैंड का कोई इनकम प्रूफ नहीं है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां पर जाके हम अपनी टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वेट, टैक्सेस भरने की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। एक 5 रुपए के पेन से लेकर फोन खरीदने तक भी हर जगह हमको अलग से जीएसटी पे करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप ये ब्रांड न्यू आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदते हैं तो इंडिया में इसके लिए आपको 1,40,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। और कई लोग ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि यही 1,40,000 रुपए में हम दुबई जाकर वहां से आईफोन खरीद के ला सकते हैं। इसके बावजूद हमारे पास 10 से 15,000 रुपए बच जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुबई में इसी सेम फोन की कीमत 1,00,000 रुपए है और एडिशनल 20 से 25,000 रुपए दुबई में जाकर वापस आने का खर्चा है। और इंडिया में ये आईफोन इतना महंगा सिर्फ इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट इस पे ऑलमोस्ट 43,000 रुपीज एज टैक्सेस और ड्यूटी चार्जेस लेती है। और इस 43,000 में से एक बड़ा हिस्सा जीएसटी में जाता है, जो सबसे बड़ा मिडिल क्लास वेल्थ किलर है और काफी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग और इलॉजिकल है। जैसे कि अगर हम जीएसटी रेट चेक करें तो यहाँ डायमंड जैसे लग्जरी और अमीर लोगों वाले आइटम पर सिर्फ 1.5% जीएसटी लग रहा है। वहीं मिडिल क्लास वाले लोग की डेली नीड्स वाली आइटम जैसे कि सोप या डिटर्जेंट, वहां पर हमें 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। इस तरह से अगर हम रेस्टोरेंट में जाकर पिज्जा खाते हैं तो इस पिज्जा में हमें 12% जीएसटी देना पड़ता है। बट फनी बात तो यह है कि अगर हम इस सेम पिज्जा को रेस्टोरेंट से अपने घर डिलीवर करवाते हैं तो गवर्नमेंट इस पर हमें 18% जीएसटी चार्ज करती है। और ऐसे ही ये जीएसटी रेट्स अलग अलग आइटम्स पर अप टू 28% तक लग सकते हैं। यानी अगर हम इनकम टैक्स से लेकर अपने ग्रोसरीज पर लगने वाली जीएसटी तक को कैलकुलेट करें तो हमारी ऑलमोस्ट 40 से 50% इनकम गवर्नमेंट को टैक्सेस देने में चली जाती है। और अश्नीर ग्रोवर तो यहाँ ये तक कह रहे हैं कि इंडियंस साल के 12 महीने में 5 से 6 महीने तक गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। एंड आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो। खटके की बात, 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। और ये सारा बोझ इंडियन मिडिल क्लास के लोगों को ही उठाना पड़ता है। जैसे कि एक डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के सैलरीड मिडिल क्लास लोग नॉन सैलरीड क्लास लोगों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं। और इससे भी सरप्राइजिंग बात तो यह है कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में हमारे देश में सिर्फ 48 लाख यानी कि सिर्फ 0.3% पॉपुलेशन ही खुद की इनकम 10 लाख से ज्यादा शो करती है। और इतने टैक्स देने के बाद भी इंडियन मिडिल क्लास को इसके बदले में कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। जैसे कि अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इंडिया में सरचार्ज को इंक्लूड करके हाईएस्ट प्रोपोज्ड टैक्स रेट 41.3% तक हो सकता है। बट सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इसके अलावा फ्रांस, कनाडा और इंग्लैंड जैसे देश हैं जहां पर इनकम टैक्स रेट इंडिया से भी ज्यादा है। और फ्रांस में तो हाईएस्ट टैक्स रेट ऑलमोस्ट 60% है। बट एक तरफ जहां इन वेस्टर्न कंट्रीज में हाई टैक्स के बदले लोगों को ऐसे स्कूल्स, रोड्स और मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में मिडिल क्लास लोगों को अपनी जिंदगी की ऑलमोस्ट आधी कमाई टैक्सेस में देने के बाद भी ऐसे स्कूल्स, रोड्स और हॉस्पिटल्स मिलते हैं। और जैसे कि इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर करप्शन इतना है कि हम जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों को बेसिक से बेसिक गवर्नमेंट सर्विस के लिए भी हजारों रुपए का घूस देना पड़ता है, तभी जाके हमारा काम पूरा होता है। और जहां एक तरफ मिडिल क्लास लोगों को टैक्स एक पनिशमेंट ही लगती है जो उन्हें किसी भी हाल में देना है, वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर रिच लोग कई सारे लीगल लूप होल्स के फायदे उठाकर ज्यादातर टैक्सेस को अवॉइड कर लेते हैं। जैसे कि हाल ही में एक न्यूज बहुत ही वायरल हो रही थी कि शाहरुख खान की डॉटर सुहाना खान ने खुद को एग्रीकल्चरिस्ट यानी कि फार्मर बताकर 13 करोड़ की जमीन खरीदी। बॉलीवुड के किंग खान की बेटी किसान बन गई है। काफी लोगों को काफी फनी लगेगा और उनका खुद को फार्मर बताने का रीजन प्रॉबेबली यही है कि इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, भले ही ये इनकम करोड़ों में क्यों ना हो। सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि 2016 की एक आरटीआई इंक्वायरी में ये पता चला कि इंडिया में 8 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी एवरेज एग्रीकल्चरल इनकम 83 करोड़ रुपए है। और 83 करोड़ तो यहाँ पर एवरेज इनकम है, टोटल इनकम तो लाखों करोड़ों की है जिस पर अगेन कोई टैक्सेस नहीं है। अब हम ये नहीं कह रहे कि फार्मर पर टैक्सेस लगाओ, बट यार 83 करोड़ रुपीस अगर आप कमा रहे हो
तो क्या हमें कुछ भी टैक्सेस नहीं देने चाहिए? और अगर हम इन ट्वीट्स को देखें तो इंडिया का टैक्स सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि सिर्फ मिडिल क्लास ही नहीं बल्कि नितिन कामत और किरण मजुमदार शॉ जैसे बिलियनर्स भी अपने ट्वीट्स में बता रहे हैं कि कैसे इंडिया के कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम के चलते कई सारे स्टार्टअप्स को फंड मिलने में इतनी प्रॉब्लम्स आई कि उन्हें मजबूरी में सिंगापुर और यूएई जैसे दूसरे देशों में शिफ्ट करना पड़ा। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट, जो 2013 में इंडिया से सिंगापुर मूव कर गया क्योंकि सिंगापुर में टैक्सेस और ड्यूटीज इंडिया के मुकाबले काफी कम और सिंपल थे। और रिसेंटली 2023 में आई हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में 7500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनके पास $1 मिलियन से भी ज्यादा की इन्वेस्टेबल इनकम है, वो हाई टैक्सेस के चलते इंडिया से बाहर शिफ्ट हो गए। अब देखो, ज्यादातर रिच लोग टैक्सेस बचाने के लिए इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं मिडिल क्लास लोग हाई टैक्सेस के ट्रैप में फंसे रहते हैं। और अगर वो ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते भी हैं तो गवर्नमेंट उनके ऊपर उनकी वेल्थ के हिसाब से और ज्यादा टैक्सेस लगा देती है। और मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन के अकॉर्डिंग हम मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के पास अपने टैक्सेस कम करने की उम्मीद गवर्नमेंट से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जहां यूएसए में 70% वोटर्स टैक्स देते हैं, वहीं इंडिया में सिर्फ 7% वोटर्स ही टैक्स पेयर्स हैं और 93% वोटर्स वो हैं जो कोई टैक्सेस देते ही नहीं। और कोई भी गवर्नमेंट हमेशा मेजॉरिटी वोट्स पर ही फोकस करती है। एंड फॉर दिस रीजन गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होने के बजाय कुछ सोल्यूशंस हैं जिनको यूज कर हम अपने टैक्सेस से बच सकते हैं। देखो यार, अब अगर आप सैलरी टैक्स पेयर्स हो तो हमारे पास टैक्सेस बचाने के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग सेक्शन 80C के अंडर हम 1.5 लाख रुपए बचा सकते हैं अगर हम पीपीएफ या इसी किसी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। और वहीं सेक्शन 80D के अंडर हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर हम 25,000 रुपए अपने टोटल टैक्सेस में से डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से सेक्शन 24B के अंडर अगर हम होम लोन लेते हैं तो इस होम लोन के इंटरेस्ट पर हमें अप टू 2 लाख रुपीस की टैक्स रिबेट मिल सकती है। और ये सारी बातें हर मिडिल क्लास एम्प्लॉयड को पता ही है, इसलिए एम्प्लॉय को तो ज्यादा रिबेट नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप खुद का कोई प्राइवेट काम करते हैं और आपके पास कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है या LLP है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो हम इन लिमिटेड ऑप्शंस के अलावा कई ऐसे तरीके हैं जिससे हम लीगली टैक्स सेव कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड आता है कि अगर हमारे फैमिली मेंबर्स को जेन्युइनली किसी जॉब की जरूरत है तो हम अपने बिजनेस के लिए उन्हें एक्चुअल में जॉब दे सकते हैं। अगर हम उनको जेन्युइन काम के लिए रीजनेबली सैलरी देते हैं तो हम लीगल तरीके से टैक्स सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी बिजनेस की टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ रुपए है और हम अगर अपने फैमिली मेंबर्स को जॉब पर हायर करते हैं और एक फैमिली मेंबर को हम 7 लाख रुपए साल के देते हैं और ऐसे 4 फैमिली मेंबर्स को हम हायर करते हैं, तो इनकी टोटल सैलरी होगी 28 लाख रुपीस और हमारी टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ माइनस 28 लाख, वो बनेगी 72 लाख रुपए। ठीक इसी तरीके से अगर हम अपने बिजनेस गोल्स को अपने पर्सनल ट्रैवल गोल के साथ अलाइन कर दे तो हम अपने ट्रिप को प्राइमरीली बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 37 के अंडर लीगली टैक्सेस हम सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए कि हमारी किसी हिल स्टेशन में बिजनेस मीटिंग है और हम अपने साथ अपने फैमिली मेंबर्स को भी लेके आते हैं क्योंकि वो तो हमारे बिजनेस में काम कर ही रहे हैं। और फाइनली जब हम अपने ट्रिप का मेन पर्पस यानी कि बिजनेस मीटिंग को पूरा कर लेते हैं तो हम बचे हुए टाइम में उस जगह घूम भी सकते हैं। एंड इफ फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग और होटल बुकिंग में हमारा टोटल 5 लाख रुपए का खर्चा आता है, तो क्योंकि इस ट्रिप का मेन रीजन बिजनेस पर्पस था तो इसे एक्सपेंसेस कंसिडर किया जा सकता है। और इस 5 लाख को अगेन हम एज एन एक्सपेंस दिखाकर 72 लाख माइनस 5 लाख विच इज 67 लाख रुपीस की टैक्सेबल इनकम बना सकते हैं। थर्ड, सपोज कि हमें बिजनेस पर्पस से अपने एरिया में काफी ट्रैवल करना पड़ता है और इसके लिए अगर हम कार बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो इसे भी हम लीगली अपने बिजनेस का पार्ट दिखा सकते हैं। और क्योंकि कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है यानी इसकी वैल्यू हर साल कम होती रहती है, तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 32 के अंडर अपनी कार की डेप्रिसिएशन कॉस्ट को अपने टैक्सेबल इनकम से लीगली हम डिडक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 45 लाख की एक टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदते हैं तो इस पर हम हर साल 10% का टैक्स डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं यानी कि 4.5 लाख रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट अगले 10 साल तक हम 4.5 लाख रुपए इसमें से डिडक्ट करते रहेंगे एज एन एक्सपेंस। और हमारी टैक्सेबल इनकम यानी जिस इनकम पर हमें टैक्स लगना है वो 4.5 लाख रुपए से और कम हो जाएगी। और अपने बिजनेस के थ्रू हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस ही नहीं बल्कि इनडायरेक्ट टैक्सेस भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में मैं अपनी मंथली ग्रोसरी खरीदने के लिए गया तो मैंने देखा कि 25 किलो के राइस बैग को जो मैं हर महीने बाय करता था, अब वो पैक 26 किलो का बना दिया गया। और इसका आंसर ढूंढने के लिए जब मैंने इंटरनेट में थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि अप टू 25 kg के पैक पर फूड प्रोडक्ट्स पर गवर्नमेंट 5% का GST चार्ज करती थी।
और इसे बचाने के लिए राइस सेलर्स ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से इसकी क्वांटिटी 1 किलो बढ़ा दी, यानी वो 26 केजी कर दी, ताकि उन्हें जीएसटी पर टैक्स ना पे करना पड़े। तो अगर आप इस नॉलेज का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। वैसे हमने टैक्स सेविंग सीक्रेट्स के बारे में डिटेल में और भी वीडियोस बनाई हैं, जिसे आप यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं। देखिए, अगर टैक्सेशन पर लिखी गई हम इस बुक को देखते हैं तो इसमें बहुत ही कम पेजेस ऐसे हैं जिसमें ये लिखा है कि टैक्सेबल इनकम के बाद टैक्सेस कैसे कैलकुलेट करने हैं, और मेन फोकस सारा यही है कि वो टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, यानी वो इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है जिस पर टैक्स लगे। और इस बुक के मैक्सिमम पेजेस सिर्फ इसी के ऊपर हैं, यानी ये सारे वो लूप होल्स हैं, या फिर आप ऐसा कहें कि गवर्नमेंट इन चीजों को प्रमोट करना चाहती है जिससे रिच लोग अपने टैक्सेस बचा सकते हैं। बट जैसे कि हमने बताया कि एक सैलरीड मिडिल क्लास इंडियन के पास काफी लिमिटेड टैक्स सेविंग ऑप्शंस होते हैं, और वो टैक्सेस अपने कम होने के लिए गवर्नमेंट पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतना टैक्स देने के बाद भी उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। सो भले ही हमारे टैक्स रेट्स हाई हों, पर गवर्नमेंट को भी इंश्योर करना चाहिए कि हमारे टैक्स रेट सिंपल हों, ईजी हों, और मिडिल क्लास लोग को ऑनेस्ट तरीके से टैक्सेस भरते हुए उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, और साथ में एटलीस्ट स्कूल, रोड, हॉस्पिटल और वो सभी गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिले जिसे वो जेन्युइनली डिजर्व करते हैं। देखिए, टैक्सेस के बारे में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में काफी डिटेल में बताया है। तो अगर आप इसकी बुक हिंदी में सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 200 से ज्यादा बुक समरीज फ्री में हिंदी में अवेलेबल है, और हर संडे हम इसमें एक फ्री बुक समरी ऐड करते रहते हैं। अगर आप इस ऐप में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। और हाँ, इस टैक्सेस की वीडियो अपने फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि 15 लाख की कार के लिए वो एक्चुअल में पे कितना कर रहे हैं। माइट भी वो इससे अपना डिसीजन चेंज कर दें। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए, और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।